एक हंटर के तौर पर कांग जिन हुक ने कभी हेडलाइंस नहीं बनाई और न ही कभी नाम कमाया। एक मामूली डी रैंक का हंटर होने की वजह से वो बस बड़े गिल्ड से बचे हुए छोटे मोटे काम और बेकार सामान ही ले पाता था। उसने इस दुनिया की कड़वी सच्चाई को बहुत पहले ही समझ लिया था। ताकत ही सब कुछ तय करती है और बिना ताकत के हंटर भी कुछ ले जा सकते हैं। यही वजह थी कि जब उसके अपार्टमेंट से एक अजीब सी आवाज़ आई और जब वो देखने गया तो सामने का नज़ारा देखकर वो जम गया। वहाँ एक चमकता हुआ पोर्टल था जो लाइट से साइन कर रहा था और वो दूसरी दुनिया में ले जा रहा था जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर थे। वे उसे नहीं देख सकते थे, लेकिन वो बिना किसी नुकसान के उसके अंदर जा सकता था। एक ऐसे आदमी के लिए जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, ये सिर्फ अजीब और डरावना नहीं था, ये अपने खुद के खास डंजन में अकेले लेवल अप करने का एक मौका था। यहाँ का हर मॉन्स्टर और हर खजाना उसी का था, और जब कोई और उसके इनाम चुराने वाला नहीं था तो कांग जिन हुक के पास आखिरकार टॉप पर पहुंचने का एक मौका था। जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था तो उसने गहरी सांस ली और पोर्टल से अंदर चला गया और वो एक लेबिरिंथ वाली डंजन के पहले फ्लोर पर पहुंच गया। वो ठीक से देख भी नहीं पाया था कि तभी उसके बाईं तरफ से एक गॉब्लिन उस पर हमला करने के लिए दौड़ा। उसने किसी तरह अपने चेहरे पर डंडे के वार को टाल दिया और वापस अपनी अटारी में भाग गया। गॉब्लिन हैरान होकर इधर उधर देखने लगा और हवा में वार करने लगा। ऐसा लगता था कि वे सच में पोर्टल को नहीं देख सकते थे, और इसका मतलब ये भी था कि वे उसकी तरफ नहीं आ सकते थे। अब जब वो ये जान गया था तो डरने की कोई वजह नहीं थी। उसने एक बेसबॉल बैट लिया और गॉब्लिन का सामना करने के लिए वापस पोर्टल से अंदर चला गया। उसने बैट को गॉब्लिन के गाल पर मारा, जिससे वो हवा में उड़ गया। इसके बाद उसने उसके सीने में वार करके उसको खत्म कर दिया। गॉब्लिन को हराने के बाद उसने अपना बैट उठाया और उसे उसके चेहरे पर मारा और उसे तुरंत मार डाला। ये पहली बार था जब उसने अकेले किसी मॉन्स्टर का हंट किया था, और चूंकि उसे किसी और के साथ एक्सपीरियंस पॉइंट शेयर नहीं करने थे, इसलिए वे सब उसी के थे। गॉब्लिन को मार गिराने के बाद उसका लेवल जो 3 साल से नहीं बढ़ा था वो तुरंत बढ़ गया। गॉब्लिन की लाश भी उसी की थी, और अगर वो इसे सही जगह पर बेचता तो उसे 3 मिलियन से भी ज्यादा रुपए मिल सकते थे। अगले दिन वो उसे हंटर मार्केट में ले गया और उसे एक बिजनेसमैन को बेचने की कोशिश की। वो आदमी बता सकता था कि उसे डंजन में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जिस तरह से उसने गॉब्लिन को संभाला था उससे उसका मार्केट वैल्यू बहुत कम हो गया था। इसके बावजूद वह 3 मिलियन से भी ज्यादा कीमत पाने में कामयाब रहा, जैसा कि उसने सोचा था। उसे बस उस जगह का नाम बताना था जहां उसने गॉब्लिन का हंट किया था, और उसे तुरंत पैसे मिल जाते। जिन ये बात किसी को नहीं बता सकता था। अगर किसी को उसकी अटारी में मौजूद डंजन के बारे में पता चल जाता तो उसका मुनाफा खत्म हो जाता। जब वो इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के हंटर्स का एक ग्रुप हाइनेस की तरह वहां आ धमका। किसी ने उनके इलाके से एक हंट चुरा लिया था और वे इस बात से खुश नहीं थे। सबसे पहले उन्हें लगा कि ये जिन ह्यूक है और वे उससे भिड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बिजनेसमैन ने उनका ध्यान एक सुनहरे बालों वाले हंटर की तरफ मोड़ दिया जो इस सिचुएशन से अनजान था। हंटर उससे भिड़ने के लिए आगे बढ़े और उसे तब तक पीटा जब तक वो मुश्किल से हिलने लायक नहीं हो गया। वो उनके इलाके में घुस गया था और बिना इजाजत के वहां मॉन्स्टर का हंट करने की कोशिश की थी। जहां तक उन्हें पता था वो वही सीरियल किलर हो सकता था जिसकी वे तलाश कर रहे थे। उस आदमी को मुश्किल से बोलने लायक हालत में देखकर वे उससे पूछताछ जारी रखने के लिए उसे बिल्डिंग से बाहर खींचकर ले गए। जिस आदमी को बुरी तरह पीटा गया था वो आसानी से जिन ह्यूक हो सकता था। ऐसा नज़ारा देखकर और ये जानकर कि वो इस बारे में झूठ नहीं बोल पाएगा कि उसे गॉब्लिन कहाँ से मिला, उसने वहां बेचने का इरादा बदल दिया। अगर वो अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था तो उसे बड़े गिल्ड्स के गुंडों से बिना निपटे अपनी लूट बेचने का कोई और तरीका ढूंढना था। जैसे ही जिन हुक घर वापस आया, उसने डंजन में वापस जाने और ज्यादा ताकतवर बनने पर काम करने का फैसला किया। अंदर जाने से पहले उसे ऐसी खतरनाक जगह की यात्रा में जीवित रहने के लिए इनफ इक्विपमेंट से खुद को लैस करना था। उसने खुद को एक टेलीपोर्टेशन स्टोन से लैस किया जो उसे खतरे से बाहर और अपने अपार्टमेंट में वापस टेलीपोर्ट करने देगा। साथ ही एक मॉन्स्टर ट्रैकिंग कंपास भी लिया जो उसके 50 मीटर के दायरे में किसी भी मॉन्स्टर का पता लगाता है। अपने भरोसेमंद बेसबॉल बैट के साथ वो लेवल अप के लिए डंजन में घुस गया। वो एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारता गया और हर बार उसका एक लेवल बढ़ जाता। अपने नाम के मुताबिक गॉब्लिन लेबिरिंथ गॉब्लिन से भरी हुई थी। उसके जैसे कम लेवल वाले किसी व्यक्ति के लिए यह हंट का सही मैदान था जिसका इस्तेमाल वो और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए कर सकता था। हंटिंग के एक लंबे दिन के बाद उसकी इन्वेंट्री की एबिलिटी लगभग पूरी भर चुकी थी। उसके पास सिर्फ एक और गॉब्लिन के लिए जगह थी, और चूंकि ये आखिरी था तो वो एक बड़ा गॉब्लिन पसंद करता जो ज्यादा पैसे लाता। कंपास ने एक गॉब्लिन को उसकी तरफ आते हुए दिखाया जो बिल्कुल सही समय था। उसे बस छिपना था और उसके देखने से पहले उस पर घात लगाकर हमला करना था। वो कोने के चारों ओर छिप गया और सही पल का इंतजार किया, और फिर उसने सीधे गॉब्लिन के चेहरे पर अपना बैट घुमाया। सिवाय इसके कि वो गॉब्लिन नहीं था, उसने अभी एक छोटे कद वाले नोटेबल आदमी को मारा था। वो आदमी एक अजीब भाषा में उस पर चिल्लाया जिसे वो समझ नहीं पाया। जिन हुक ने जल्दी से माफी मांगने के लिए सिर झुकाया, जिससे वो आदमी शांत हो गया। उसने एक बैग से 2 हार निकाले और एक जिन हुक को दिया। जैसे ही उसने उसे पहना, वो अचानक से समझ गया कि वो आदमी क्या कह रहा है, और उसे 2 बातें समझ आईं। सबसे पहले ये आदमी उस पर बहुत गुस्सा था जो जिन था, क्योंकि उसने अभी उसके चेहरे पर बैट मारा था। और दूसरी बात, यह आदमी नहीं था,
वो एक ड्वार्फ था, एक मैथिकल रेस जिसके बारे में उसने सिर्फ फैंटेसी नॉवल में सुना था। गुस्से में ड्वार्फ उस पर चिल्लाता रहा जबकि वो उन सामानों को उठाने में मदद कर रहा था जो इधर उधर बिखरे हुए थे। उसने जो कुछ भी उठाया वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा था, लेकिन उसे चिल्लाए जाने के दौरान उन्हें देखने का शायद ही कोई समय मिला हो। ड्वार्फ की नज़र उसके बैट पर पड़ी और उसने उसे उठा लिया। उसने जिन हुक से पूछा कि उसे वो कहाँ से मिला, जिससे जिन उलझन में पड़ गया। उसमें कुछ भी खास नहीं था, लेकिन ड्वार्फ जानने को क्यूरियस लग रहा था। ये सिर्फ एक साधारण एल्यूमिनियम बेसबॉल बैट था, लेकिन ड्वार्फ को लगा कि ये किसी बहुत प्रेशियस मेटल से बना है जिसका नाम ओरिकॉल्कम है। यह साधारण बैट ड्वार्फ के लिए इतना कीमती था कि उसे लगा कि कोई भी कीमत उसे खरीद नहीं सकती। उसने बैट के बदले में जिन हुक को अपने कुछ रेयर आइटम का बिजनेस करने की पेशकश की और मना करने का कोई कारण न देखकर वो ड्वार्फ के पीछे पीछे उसकी वर्कशॉप में चला गया। ड्वार्फ बैट को अपनी वर्कशॉप में और अंदर ले गया, जबकि जिन हुक जगह के चारों ओर देखने लगा। उसने वर्कशॉप में रखी हथियारों पर नजर डाली और सोचा कि उसे कौन सा चुनना चाहिए, लेकिन ड्वार्फ जल्द ही अपने नए और बेहतर बेसबॉल बैट के साथ वापस आ गया। किसी वजह से वो एक चमकदार लाल रंग का चमक रहा था और थोड़ा सा चमक रहा था। जिन हुक सोचता है कि क्या ये सच में उसका बैट है, लेकिन ड्वार्फ पुष्टि करता है कि ये ओरिकॉल्कम की सिर्फ एक खासियत है। ये एक नरम और कमजोर धातु के रूप में शुरू होता है, लेकिन फिर आप इसे जितना ज्यादा एन्चांट करते हैं ये एक मजबूत और टिकाऊ सामग्री में बदल जाता है। वह शब्द उसकी नजर में आ गया। ऐसा लगता है कि ड्वार्फ ने किसी तरह उसके हथियार को एन्चांट कर दिया था। एक इंचांट आइटम एक बहुत ही रेयर आइटम है जो सिर्फ बहुत ही रेयर हाई लेवल के मॉन्स्टर जैसे ए ग्रेड और उससे ऊपर से मिलता है। नए बैट के साथ कुछ ही स्विंग का टेस्ट करने से पता चलता है कि ये पूरी तरह से अलग महसूस होता है जो उसे याद था। ये मानना लगभग इम्पॉसिबल है कि इसके जैसा कुछ भी आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। ये ड्वार्फ और साथ ही ये पूरी डंजन सच में वो किस्मत हो सकती थी जिसकी वो इतने समय से तलाश कर रहा था। वो एक स्टेटस मेनू में स्टेटस की जांच करता है। बैट अब एक मैथिकल बेसबॉल बैट है जिसमें एस ग्रेड की टिकाऊपन और ऑटोमेटिक रिट्रीवल है। उसका एक बार का नॉर्मल एल्यूमिनियम बैट एक रेयर और पौराणिक आइटम बन गया है। अगर वो आइटम बेच सकता तो वो एक बड़ा मुनाफा कमाता, लेकिन बैट पहले से ही उससे बंधा हुआ है, इसलिए वो इसे अब और बेच नहीं सकता। ड्वार्फ ने बैट में ऑटोमेटिक रिट्रीवल वाला मैजिक जोड़ दिया था, जिसका मतलब है कि उसके अलावा कोई और इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आखिरकार वो इससे कोई पैसा नहीं कमा सकता, लेकिन ये फिर भी एक मिथिकल आइटम है और फिर भी पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। उसके पास गॉब्लिन की लाशों से भरी एक इन्वेंट्री है जिसे वह मुनाफे के लिए बेच सकता है। एकमात्र समस्या ये है कि गिल्ड से अनवांटेड ध्यान आकर्षित किए बिना उन्हें बेचने की कोई जगह नहीं है। एकमात्र दूसरा विकल्प हंटर इंडस्ट्री का ब्लैक मार्केट है। वे सवाल नहीं पूछते और वे लाशों से कुशलता से निपटते हैं। इसके अलावा उनसे संपर्क करना सच में आसान है। वे हमेशा कम लेवल के हंटर्स को बिजनेस कार्ड देते हैं जिन्हें पैसों की जरूरत होती है, जिसका मतलब है कि उसके पास पहले से ही इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे कार्ड हैं। वो घर चला जाता है और इन ब्लैक मार्केट में से एक का पता लगाने के लिए एक कार्ड का इस्तेमाल करता है। बिजनेस कार्ड इनक्रेडिबली शेडी लगता है, लेकिन अभी उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। जब वो इस जगह के अस्तित्व के किसी भी संकेत की तलाश कर रहा था तो एक आदमी ने ऊपर से उसे बुलाया। उसका नाम डिप्टी चो ह्योंग है और वो जिन हुक को अपने बॉस से मिलने के लिए अपने ऑफिस में इनवाइट करता है। वो ली जून चू से मिलता है, जो एक अकेला शार्क है जो फिलहाल एक अकेले एजेंट के रूप में छिपा हुआ है, जो ब्लैक मार्केट में मॉन्स्टर की लाशों का भी बिजनेस करता है। वे पेमेंट पर चर्चा करने से पहले लाशों का निरीक्षण करने के लिए कहते हैं और जिन हुक उन्हें दिखाने के लिए बाहर लाता है। दोनों जिन हुक द्वारा अपनी इन्वेंट्री से लाई गई लाशों की संख्या से चौंक जाते हैं। इस फैक्ट के बावजूद कि जिन हुक क्लियरली सिर्फ एक नौसिखिया है, वो 20 गॉब्लिन की लाशों को पाने में कामयाब रहा। वे सभी अनबिलीवेबल स्टेट में भी हैं। बेसबॉल बैट की चोटों से सिर टूट गए हैं, लेकिन इसके अलावा वे एकदम सही दिखते हैं। इतने सही कि डिप्टी चो ये नहीं छिपा पाता कि वो उन्हें पाकर कितना एक्साइटेड है। तीनों आदमी कीमतों पर बातचीत करते हैं, लेकिन ब्लैक मार्केट के मर्चेंट द्वारा बीच में ही रोक दिया जाता है, जो ये कहने के लिए दौड़ते हैं कि इलाके में एक मॉन्स्टर आ गया है। एक मॉन्स्टर की लाश से मॉन्स्टर को आकर्षित होने का एक रेयर मौका होता है और ऐसा लगता है कि 20 ताज़ी गॉब्लिन लाशों को जमीन पर बिछाना मॉन्स्टर के लिए एक बीकन भेजने के लिए काफी था। इससे भी बदतर बात यह थी कि जो मॉन्स्टर आए थे वे 2 ऑर्क थे, जो इस समय जिन हुक के लीग से बहुत बाहर थे। इस दर पर खुद को बचाने के लिए वो केवल मॉन्स्टर की लाशों को ले सकता था और जितनी जल्दी हो सके भाग सकता था। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। पहला मॉन्स्टर उन तक पहुंच गया था और उन्हें फाड़ने के लिए तैयार दिख रहा था। चूंकि जिन ह्यूक वहां अकेला हंटर था, तो वो ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उनसे लड़ने के लिए काफी मजबूत था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि वो उनसे लड़ सकता था और ऑर्क अपनी बैटल एक्स के साथ उस पर हमला करता है। वो पहले वार को टाल देता है, लेकिन दूसरा वार सीधे उसके सिर पर आता है। इतनी कम दूरी पर उसके लिए इससे बचना इम्पॉसिबल था। ऐसा लग रहा था कि ये उसके जीवन का अंत था और वो बुरी तरह से मरने वाला था। तभी उसका नया एन्चांटेड बैट उसकी इन्वेंट्री से खुद ही निकल आता है और हमला होने से ठीक पहले उसे रोक देता है। ये रोक इतनी मजबूत थी कि इसने ऑर्क को 1 सेकंड के लिए वापस भेज दिया। ये उसके इस नए बैट का एक और मैजिक लगता है, जो मौजूदगी का पता लगाने का इफेक्ट है। अगर उसके इस नए बैट के साथ ऐसा था तो शायद उसके पास मौका हो सकता है। ऑर्क फिर से हमला करता है, लेकिन जिन हुक इस बार और भी ज्यादा आत्मविश्वासी और तैयार है।
वो बैट को पकड़ता है और सीधे ऑर्क के घुटने पर निशाना लगाता है, जिससे वो संतुलन खो देता है। फिर मॉन्स्टर के विचलित होने पर वो उसके चेहरे पर एक और हमला करता है, उसकी गर्दन को तोड़ देता है और उसे तुरंत मार देता है। सिर्फ एक ऑर्क को मारने से उसका लेवल 24 से 36 तक एक ही झटके में बढ़ गया। उसके पास जश्न मनाने का कोई समय नहीं है, क्योंकि दूसरा ऑर्क उन्हें ढूंढ लेता है और उस पर हमला करता है। हालांकि इस बार वह तैयार है। वो हमले को टालता है, फिर उसके पीछे दौड़ता है और ऑर्क की पीठ पर अपना बैट मारता है, इससे पहले कि वो फिर से पोजीशन लेता और उसके सिर पर सीधा एक आखिरी हमला करता, उसे भी तुरंत मार देता। इसके साथ वो कुछ ही सेकंड में 2 ऑर्क्स को आसानी से मारने में कामयाब रहा। ये दिखाता है कि ये एन्चांटेड वेपन सच में कितना पावरफुल है। अब जब हंगामा खत्म हो गया है तो वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन से पुरुषों से बातचीत फिर से शुरू करने और 2 मरे हुए ऑर्क्स की लाशों को उनके सौदे में जोड़ने के लिए कहता है। उस दिन जिनहुक अपने कंधे पर एक बोझ लेकर घर गया। जैसे तैसे उसने उन लोगों को बाजार भाव से 15% ज्यादा पैसे देने के लिए मना लिया था। उसके बैंक अकाउंट में इतनी बड़ी रकम देखकर उसे लगभग एक सपना जैसा महसूस हो रहा था। अब जब उसने उन गोब्लिन की लाशों का आखिरकार निपटारा कर दिया था तो उसे बस हंटिंग पर ध्यान देना था। क्योंकि उसने ब्लैक मार्केट डीलर और उसके साथियों को बचाया था, उन्होंने उसके साथ व्यापार जारी रखने का फैसला किया, जिसका मतलब था कि अब उसे लाशें बेचने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शायद डीलर को यह एहसास हो गया था कि जिनहुक सिर्फ एक लो लेवल का चोर नहीं है जो चुराई हुई लाशें बेच रहा है। वो वास्तव में एक हाई लेवल का हंटर है जो 2 ऑर्क्स को भी आसानी से हरा सकता है। लेकिन उसके मैजिकल बैट और नई मिली ताकत के बावजूद उसके मौजूदा इक्विपमेंट उसे हाई ग्रेड के मॉन्स्टर का हंट करने में मदद नहीं कर सकते थे। इसलिए उसे अपग्रेड करने के लिए केवल एक ही विकल्प बचा था, और अगर वो सही तरीके से खेले तो उसे कुछ इक्विपमेंट फ्री में भी मिल सकते थे। अगले दिन वो ड्वार्फ के लिए एक क्रेट भरकर बियर के कैन और शराब खरीद कर लाया। चूंकि ड्वार्फ को एल्यूमिनियम बहुत पसंद था, इसलिए ये उसके लिए सोने की खदान जैसा था। ड्वार्फ को यकीन नहीं हो रहा था कि क्रेट में सब कुछ ओरिकम से भरा हुआ था। उसने बियर चखी लेकिन तुरंत थूक दी। स्वाद बहुत खराब था। उसे एक और चिल्लाने वाली लड़ाई से शांत करने के लिए जिनहुक ने उसे कुछ सोजू दिया। यह अलग था और इसका स्वाद ड्वार्फ को फिलहाल संतुष्ट करने के लिए काफी था। लेकिन यह इनफ नहीं था। उसे वो किक देने के लिए कुछ और भी हो सकता था जिसकी वो तलाश कर रहा था। चूंकि मौका सामने आया था, ड्वार्फ ने जिनहुक से एक डिमांड किया। उसे उसके लिए कुछ क्वारी से निकालने की जरूरत थी। वो जिनहुक को मिथिल ओर निकालने के लिए एक खोज पर भेजता है। लेकिन ओर का शराब से क्या लेना देना है। खैर, जिनहुक को कुछ फ्री गियर चाहिए था, इसलिए उसके पास इसे पाने के लिए क्या करना है, इसका कोई विकल्प नहीं था। अगर ये गियर पाने का सबसे अच्छा तरीका था तो ऐसा ही सही। वो लाबिरिंथ में और आगे बढ़ा और एक जंगल में एक खुले मैदान में पहुंचा। यह जगह उसके सोचे हुए से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसके सामने एक सिस्टम मेनू पॉपअप हुआ जिसमें उसे बताया गया कि वो लाबिरिंथ के 2nd लेवल पर पहुंच गया है। अब उसके पास अपने प्लेस को एक वॉप पॉइंट के रूप में रिकॉर्ड करने का अवसर था। उसे नहीं पता था कि वॉप पॉइंट क्या था, लेकिन उसने ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया। इससे उसके सामने एक गेट खुल गया। ये पोर्टल उसे 1st और 2nd फ्लोर के बीच आसानी से ट्रैवल करने की परमिशन देता था, बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह। इस सेटअप के साथ वो मिथिल ओर को ढूंढने के लिए लाबिरिंथ में और गहराई तक चला गया जिसे उसे लाने के लिए भेजा गया था। 2nd फ्लोर को डॉग और स्केलेटन का नाम दिया गया था। और जैसे 1st फ्लोर पर गोब्लिन थे, ये फ्लोर भी जंगली राक्षस कुत्तों से भरी हुई थी जो उस पर कूद रहे थे। ये कुत्ते उन ओक्स की तुलना में बहुत कमजोर थे जिनसे वो कुछ दिन पहले लड़ा था, जिसका मतलब था कि वे सभी उसके लिए फ्री एक्सपीरियंस पॉइंट थे। उसने अपना बैट तैयार किया और कुत्तों के एक झुंड में सिर के बल घुस गया जो उस पर हमला कर रहे थे। लड़ाई के अंत तक उसने 25 ऑक्स को मार डाला था और उनकी लाशें इकट्ठा कर ली थीं। मार्केट वैल्यू के हिसाब से इन लाशों से उसे 200 मिलियन वोन की अच्छी कमाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो मनी के एक्साइटमेंट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता था। उसे अभी भी कुछ मिथिल और निकालने का एक मिशन पूरा करना था। वो डंजन में और गहराई तक चला गया और स्केलेटन से उसका सामना हुआ। इस फ्लोर का नाम डॉग्स और स्केलेटन था और स्केलेटन मॉन्स्टर का एक परेशान करने वाला ग्रुप थे। उनके शरीर पैसे के लिए नहीं बेचे जा सकते थे और उन्हें हराने का एकमात्र तरीका उनके कोर को तोड़ना था। इससे ये लड़ाई और भी ज्यादा दर्दनाक हो गई, खासकर जब उनमें से बहुत सारे उस पर आ रहे थे। लेकिन अपनी मौजूदा स्किल और लेवल के साथ ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो उन्हें बाहर न निकाल पाता। लड़ाई के अंत तक वो थक गया था और उसे एहसास हुआ कि ड्वार्फ ने शायद उसे यहाँ इसलिए भेजा था क्योंकि वो खुद इन परेशान करने वाले मॉन्स्टर से निपटना नहीं चाहता था। फिर भी इससे एक अच्छी चीज हुई थी। इन स्केलेटन को मारने से उसका लेवल 100 तक बढ़ गया था, जिसका मतलब था कि अब वो क्लास बदल पाएगा। उसकी क्लास उसके पिछले कार्यों के आधार पर ऑटोमेटिकली चुनी जाएगी। जिस तरह से वो हाल ही में बहुत लड़ रहा था, वो डेफिनेटली किसी तरह का बरसेकर या वॉरियर बन जाएगा। इसके बजाय सिस्टम ने उसे क्लैरिक माना। वो आगे बढ़ता रहा और मिथाइल और इकट्ठा करने में कामयाब रहा जो ड्वार्फ को चाहिए था। ये आश्चर्यजनक था क्योंकि ड्वार्फ को उम्मीद नहीं थी कि जिनहुक उस एक्सपीरियंस से जिंदा बाहर आएगा। वो जिंदा तो था, लेकिन उसे जिस लड़ाई से गुजरना पड़ा था उससे वो थक गया था। खैर, इसके बावजूद ऐसा नहीं था कि वो इस मुकाबले से पूरी तरह खाली हाथ बाहर आया हो। उसने अपने लिए कुछ मिथिल और चुरा लिया था क्योंकि वो महंगा लग रहा था। फिर उसने बाकी ड्वार्फ को दे दिया। चूंकि वो और लाने में कामयाब रहा, ड्वार्फ उसे इसमें से कुछ का यूज करके अपनी पसंद की कोई भी चीज बनाने के लिए सहमत हो गया।
चूंकि उसके पास पहले से ही एक शानदार हथियार था, इसलिए अगली चीज जो उसे चाहिए थी वो एक तरह का कवच था, ताकि वो मॉन्स्टर के भारी हमलों का सामना कर सके, प्रेफरेबली कुछ हल्का जो छिपाना आसान हो। ड्वार्फ सहमत हो गया और तुरंत काम पर लग गया। इस प्रोसेस में जिन हुक जितना इंतजार कर सकता था उससे कहीं ज्यादा समय लगा, इसलिए वो कुछ घंटों के लिए झपकी लेने के लिए घर वापस चला गया। वो आधे घंटे बाद जागा और ड्वार्फ की प्रोग्रेस की जांच करने के लिए वर्कशॉप में वापस चला गया। तब तक उसने कवच बना लिया था और वो उससे संतुष्ट लग रहा था। यह मिथिल चेन मेल कवच था जो उसकी शर्ट और हुडी के नीचे आसानी से फिट हो जाना चाहिए था। उसने इसे पहना और बिना किसी चेतावनी के ड्वार्फ ने एक हैमर से उसकी छाती पर हमला कर दिया। किसी चीज को समझाने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। आखिर वो असॉल्ट नॉर्मली उसकी पसलियों को कम से कम तोड़ देता, लेकिन कवच की बदौलत उसे शायद ही कुछ महसूस हुआ। इतने मजबूत कवच के साथ साथ उसके मिथिकल बेसबॉल बैट के साथ उसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई थी। इस ड्वार्फ से मिलना डेफिनेटली वो किस्मत थी जिसकी उसे अपनी जिंदगी बदलने के लिए जरूरत थी। उसने केवल इतना ही तैयार नहीं किया था, इसके बाद ड्वार्फ उसे देने के लिए एक बड़ा बैरल लाता है। ये वही सोजू था जिसे वो पहले लाया था। जिन हुक अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है और उसे खुद आजमा कर देखता है। ड्वार्फ सही था। सोजू को सिर्फ एक मिथाइल ओर से बने बैरल में रखने से सोजू पूरी तरह से एक अलग पेय में बदल गया था। कुछ इतना वंडरफुल होने से उसे एक शानदार विचार आया। वो फिर से ब्लैक मार्केट डीलर को फोन करता है और उसे एक और डील का वादा करता है। इस बार वो कोबाल्ट लाशें और बढ़िया क्वालिटी की शराब बेच रहा है। शहर के एक दूसरे हिस्से में टाइटन गिल्ड ने अभी अभी कुछ नए खुले गेटों पर अपना ट्रेनिंग पूरा किया था। उन्हें हो जाना चाहिए था, लेकिन अचानक से द लिजर्ड मैन की एक नई वेव गेट से अंदर आ गई। ऐसा लगता था कि ये एक अनोमली गेट था और उन्होंने अभी अभी जितने दुश्मनों को हराया था उनसे 3 गुना ज्यादा बाहर निकल रहे थे। गिल्ड के मेंबर्स में से एक ने दूसरे गिल्ड से मदद के लिए बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन डोएन में डिप्टी गिल्ड मास्टर दूसरे को मदद के लिए बुलाकर अपने गौरव को जाने नहीं दे सकता। वो अपने सबॉर्डिनेट से अपनी जगह पर डटे रहने और लड़ने का आग्रह करता है। दूसरी ओर जिन हुक को इतनी मुश्किल नहीं हो रही थी। उसने अभी अभी ऑफिशियली तौर पर अपनी क्लास को एक क्लेरिक के रूप में रजिस्टर करवाया था और उसके ऊपर उसे डी रैंक से सी रैंक में प्रमोट किया गया था। क्लेरिक हिलर्स की एक रेयर क्लास है और ये अच्छी तरह से अनोन है कि टॉप गिल्ड आमतौर पर उनकी तलाश करते हैं। इसका मतलब है कि अब उसे किसी गिल्ड द्वारा भर्ती किया जा सकता है। अचानक एक खून से लथपथ और बुरी तरह से पीटा हुआ हंटर एक क्लेरिक की तलाश में दरवाजे से अंदर आता है। जिन हुक अपना हाथ उठाता है और एक क्लेरिक के रूप में स्वेच्छा से आगे आता है और वो आदमी उसे उस जगह पर वापस ले जाता है जहां टाइटन गिल्ड के मेंबर लिजर्ड मेन की भीड़ को संभाल रहे हैं। उसे पीछे की लाइन में खड़े होने और दूसरे क्लैरिक्स के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठीक करने के लिए कहा जाता है। वो दूसरे तरीकों से मदद करना चाहता है, लेकिन गिल्ड मेंबर उसे आश्वासन देता है कि उसे बस पीछे खड़े होकर उन्हें ठीक करना है। फिर जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो उसे उसी हिसाब से पेमेंट मिलेगा। उस एरिया में हीलर्स का होना गिल्ड के मेंबर्स को सहारा देने और उन्हें लड़ाई जारी रखने के लिए दूसरी जीत देने के लिए इनफ था, लेकिन लहरें उनके संभालने के लिए बहुत ज्यादा थी और दूसरे क्लैरिक्स में से एक उन्हें तेजी से बाहर निकालने में मदद करने के लिए एक ऑक्सिलरी गिल्ड को बुलाने का सुझाव देता है। इस दर पर अगर वे कुछ नहीं करते हैं तो वे सभी खत्म हो जाएंगे। जैसे ही वो आगे क्या करना है इसके बारे में सोच रहा होता है, उसे अपने पीछे एक होस्टाइल प्रेजेंस महसूस होती है। उसके बैट ने अभी अभी उसे एक लिजर्ड मेन के घातक हमले से बचाया था। यह किसी तरह सभी हंटर से आगे निकल गया था और उससे शुरू होकर हीलर्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब था कि उनकी प्रोटेक्ट की पिछली लाइन टूट गई थी। पीछे की लाइन में सिर्फ क्लैरिक्स थे। अगर ये मॉन्स्टर उनसे आगे निकल जाते तो वे एक पल में गिल्ड के मेंबर्स को खत्म कर देते। कोई और ऑप्शन न होने पर जिन हुक अपने बैट को पकड़ता है और उस लिजर्ड मेन पर वार करता है जिसने उस पर हमला किया था। उसे एक ही हमले से उड़ा देता है। वो दूसरे क्लैरिक्स को बताता है कि एक वायलेशन हुआ है और वो अकेला ही है जो उन्हें रोक पाएगा। वे एक हाइड टेक्निक की बदौलत उनके इतने पीछे तक पहुंच गए थे और अब वे पीछे से उन पर घात लगाने की कोशिश कर रहे थे। जिन हुक क्लैरिक्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि वे फिलहाल हीलिंग पर ध्यान दे और द लिजर्ड मेन को उस पर छोड़ दे। ये मुश्किल होगा, लेकिन वो अकेला था जो उन्हें रोक सकता था। दूसरे क्लैरिक्स उसकी चिंता कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उनकी तरह ही एक नॉर्मल हीलर है। दूसरी ओर जिन हुक उनका सामना करने के लिए दौड़ता है, उन्हें बताता है कि वे उसकी चिंता न करें। अगर वो अपनी एबिलिटी में कम से कम थोड़ा भी आत्मविश्वास नहीं रखता तो वो इस तरह की बातें नहीं कहता। बेशक भले ही उसने ये सब कहा था, फिर भी वो पूरी चीज को लेकर घबराया हुआ था। लेकिन अंत में वो वास्तव में फ्रेंच्ड मॉन्स्टर के खिलाफ अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहा। उनमें से एक उसकी लापरवाही के कारण उससे आगे निकल जाता है और सीधे दूसरे क्लेरिक्स में से एक की ओर बढ़ता है। जिन हुक उसका पीछा करता है, फिर जमीन से छलांग लगाता है और एक क्लैरिक पर हमला करने से ठीक समय पर उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। उसके जल्दबाजी में किए गए हमले से वो पीछे से एक बार के लिए खुला रह जाता है, लेकिन ड्वार्फ के चेन आर्मर की बदौलत ये उस पर शायद ही कोई असर डालता है। मॉन्स्टर हैरान हो जाता है कि उनका हमला काम नहीं किया और जिन हुक उस मौके का फायदा उठाकर उसके चेहरे पर बैट से पलटवार करता है। किसी तरह वो वास्तव में खुद ही उन्हें रोक रहा था। उसकी बदौलत वे किसी भी छिपे हुए हमले की चिंता किए बिना हीलिंग पर कंसंट्रेट कर सकते थे। लेकिन यही एकमात्र चीज नहीं थी जो उनके पक्ष में थी। जैसे ही एक नया लड़ाका लड़ाई में एंटर करता है, लिजर्ड मेन जम जाते हैं।
अचानक एक मजबूत आदमी अंदर आता है और एक ही वार से एक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये नया आया हुआ सेइयो सांगहो टाइटन गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। वो जिन हुक को पहचानता है और पूछता है कि क्या वही था जिसने उस एरिया के सभी मॉन्स्टर को खत्म किया था। सी रैंक हंटर मानता है कि वही वो था जिसने मॉन्स्टर को खत्म किया था, लेकिन वो इस नए पावरफुल आदमी के बारे में ज्यादा कंफ्यूज था। क्लैरिक्स हैरान है कि वो एस रैंक हंटर सांगहो को नहीं जानता। वो इतना पावरफुल है कि उसके वहां होने की बदौलत ऐसा लग रहा था कि लड़ाई अब खत्म होने वाली है। बिना समय गवाए वो लड़ाई में अपने सबॉर्डिनेट से जुड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो जिन हुक को उसकी मदद के लिए बाद में ठीक से रिवॉर्ड करने का वादा करता है। बस एक नज़र में जिन हुक सहित किसी को भी ये स्पष्ट था कि एस रैंक हंटर्स अपनी एक पूरी लीग में थे। जब वो आसपास होता है तो वो लड़ाई में असली मॉन्स्टर बन जाता है। वो लड़ाई के बीच में उतरता है और उसकी अपीयरेंस तुरंत सभी की आत्माओं को हल्का कर देती है। एंडोइन को छोड़कर सभी जो नाराज लगते हैं कि गिल्ड मास्टर आ गया। एक साथी गिल्ड मेंबर के समर्थन में आने में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन एंडोइन का गौरव उसे स्वीकार नहीं करने देगा। सांगहो तुरंत सिचुएशन का चार्ज लेता है। वो लड़ रहे हंटर को ऑर्डर देता है और तुरंत अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। ऐसा करने के बाद वो गिल्ड के मेंबर के एरिया को साफ करने का इंतजार नहीं करता है और जमीन पर एक पावरफुल अटैक करता है जो एक सदमे की लहर पैदा करता है जो सभी लिजर्ड मेन को उड़ा देता है। उसका एक ही वार बहुतों को एक ही झटके में बाहर निकालने के लिए काफी था। कुछ ही मिनटों में सांगहो की मदद से सभी मॉन्स्टर को आसानी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जब वो निश्चित था कि उसके गिल्ड के मेंबर सुरक्षित हैं, तो वो एंडोइन को उसकी जैकेट से पकड़कर उसे डांटने के लिए कहता है। जब उसने मॉन्स्टर का अकेले सामना करके अपनी जिंदगी और अपने सबॉर्डिनेट की जिंदगी को जोखिम में डालने का फैसला किया, तो वो क्या सोच रहा था। वो दावा करता है कि वो सिर्फ गिल्ड की प्रेस्टीज की रक्षा करना चाहता था, लेकिन सांगहो जानता है कि सच्चाई ये है कि एंडी सिर्फ अपने गौरव की रक्षा करना चाहता था। दोनों की एक छोटी सी नजर लड़ाई होती है, जब तक कि गिल्ड के मेंबर में से एक उसे याद नहीं दिलाता कि उसे उन क्लैरिक्स को बर्खास्त करना होगा जिन्होंने ऑन द स्पॉट को साफ करने में मदद की। गिल्ड मास्टर खुद को शांत करते हैं और पर्सनली हंटर को एड्रेस करने और थैंक्स कहने के लिए लिए जाते हैं, खासकर जिन ह्यूक को, जो मेन रीजन है कि आज इतने सारे लोग जिंदा बच गए। ग्रैटिट्यूड के साइन के रूप में वो उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरे बिना तुरंत गिल्ड में एंटर करने की परमिशन देने की ऑफर करते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे एंडोजान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो जल्दी से आता है और जिन ह्यूक को एक ऑर्डिनरी डी रैंक बताकर नीचा दिखाता है, जिसे सिर्फ लक का साथ मिला। दूसरी ओर सांगहो उसे याद दिलाने में कोई हेजिटेशन नहीं करता कि इस ऑर्डिनरी ईस्ट डी रैंक ने इतने सारे लाइफ बचाए हैं जो अगर उसकी जिद नहीं होती तो खो गए होते। फिर वो एंडोजान को जिन ह्यूक से माफी मांगने के लिए मजबूर करता है, जो पहले से ही सब गिल्ड मास्टर के गौरव के लिए एक बड़ा झटका है। इतना होने पर भी जिन ह्यूक रिस्पेक्टफुली ऑफर को डिक्लाइन कर देता है। वो किसी ऐसे गिल्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो एंडोजान जैसे लोगों को किसी भी तरह का राइट्स रखने देता हो। यह आखिरी तिनका था। एंडोजान एक बड़े हुए मुक्के के साथ उस पर झपटता है, लेकिन उसके पेट पर एक डिफेंसिव स्ट्राइक उसे वहीं रोकने के लिए काफी है। यह हिट एंडोजान को तुरंत बेहोश करने के लिए इनफ है। यह अवसर इतना ध्यान देने योग्य क्षण है कि अगले दिन ये एक समाचार लेख में दिखाई देता है। टाइटन गिल्ड के हाई रैंकिंग ऑफिशियल एंडोजान के साथ जो हुआ उसे सहन नहीं कर सकते। न केवल उसे एक ऑर्डिनरी सी रैंक द्वारा पब्लिकली शर्मिंदा किया गया, बल्कि उसे सब गिल्ड मास्टर के राइट से भी हटा दिया गया। वे सी रैंक को अपने सामने प्रेजेंट होने और खुद को समझाने की मांग करते हैं। दूसरी ओर सांगहो इससे सहमत नहीं है। एंडोजान ने न केवल अपने गौरव के लिए कई गिल्ड मेंबर्स के जीवन को खतरे में डाला, बल्कि उसने एक ऐसे व्यक्ति पर हमला करने की भी कोशिश की जिसने उनके गिल्ड के लिए लड़ाई लड़ी। यह उसके डेप्रेडेटेड होने के लिए इनफ से अधिक कारण है। इससे वहां इकट्ठे हुए लोग चुप हो जाते हैं। पुरुषों से कहने के लिए कुछ और न होने पर वो उन्हें उनके रास्ते पर भेज देता है। गिल्ड मास्टर का मन उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी सी रैंक पर वापस भटकता है जिसे उसने दूसरे दिन देखा था। इससे पहले कि वो और मजबूत हो, उसे कांग जिन ह्यूक को अपने गिल्ड में लाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन पर्सन अपने अपार्टमेंट में आलस से बैठा है, एक पेय का आनंद ले रहा है जबकि अपने खर्चों को देख रहा है। चूंकि उसने हंटिंग से बहुत पैसा कमाया था, उसने सामान्य से अधिक खर्च किया था, जिससे खर्चे एक बेतुके हाई लेवल पर पहुंच गए थे। अगर उसे पता होता कि चीजें इस तरह से होने वाली हैं, तो उसने टाइटन गिल्ड द्वारा पेश किए जा रहे एडिशनल पे को एक्सेप्ट कर लिया होता। हालांकि दिन के अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास पैसे कमाने का एक बहुत बेहतर तरीका है। कुछ बहुत जरूरी आराम के बाद वो अधिक मॉन्स्टर के शवों को इकट्ठा करने के लिए डंजन में वापस चला जाता है। एक ही पुराने मॉन्स्टर का हंट करना अब उसके लिए इनफ नहीं है। अब जब वो स्ट्रांग हो गया था, तो उसे कुछ स्ट्रांग ओपोनेंट की आवश्यकता होगी। वो सेकंड फ्लोर में सामान्य से थोड़ा और गहरा चला गया और खुद को ऑक्स की एक छोटी सेना का सामना करते हुए पाया। उनमें से एक पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सक्सेसफुली अटैक से बच जाता है और अपने खुद के हमले से जवाबी कार्रवाई करता है। यह हिट तुरंत ऑर्क को हरा देती है, जैसे ही कई अन्य गलियारे से उसके चारों ओर झुंड बनाते हैं। कुछ ही दिन पहले वो मौके पर ही मर गया होता, लेकिन अपने नए इक्विपमेंट के कारण वो उन सभी को आसानी से हराने में सक्षम है। अंत तक वो कुल 20 और डेड बॉडीज को गिनता है, जिससे उसे पूरे 1 साल तक किसी भी चीज की चिंता न करने के लिए पर्याप्त पैसा मिल जाना चाहिए। चूंकि उसके पास अभी भी बहुत स्टैमिना बची थी, उसने डंजन में थोड़ा और गहरा जाने का फैसला किया और खुद को 3rd फ्लोर में एंट्री करते हुए पाया, जिसका नाम द टेम्पल गार्जियंस लेबिरिंथ है।
पहली नज़र में इस एरिया में कोई मॉन्स्टर नहीं दिखता है, लेकिन शांति की भावना लगभग तुरंत जमीन को हिलाने वाले एक बड़े कंपन से टूट जाती है। एक विशाल हाथ उसके नीचे से फटता है और जिन हुक केवल मुश्किल से रास्ते से हट पाता है। ये हाथ एक पत्थर के गोलेम का है, जो माना से बना एक आर्टिफिशियल मॉन्स्टर है। उसके हमले उसके लिए चकमा देने के लिए बहुत तेज हैं और वे इतने पावरफुल हैं कि जब वो उसे रोकता है तब भी वो एक बड़ी मात्रा में पीछे धकेल दिया जाता है। ये उसे कोशिश करने और वापस लड़ने के लिए बहुत कम विकल्प छोड़ता है। गोलेम इनक्रेडिबली स्ट्रांग लगता है, लेकिन इसमें उस स्ट्रेंथ का यूज करने के लिए इंटेलिजेंस की कमी है। जिन हुक इसका फायदा उठाता है और उसके सिर पर एक हमला करने में सफल होता है, इसे टुकड़ों में तोड़ देता है और गोलेम को गिरा देता है, लेकिन इसे फिर से बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जिन हुक गोलेम के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को भूल गया था। इसे केवल इसके कोर को पूरी तरह से तोड़कर ही हराया जा सकता है। ये महसूस करते हुए वो पीछे हटने और फिर से स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कुछ दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे भागने से पहले पकड़ने के लिए पर्याप्त तेजी से हाथ को रेजरेक्ट करने में कामयाब होता है। उसके पास इस जाल से बचने के कई तरीके नहीं थे, लेकिन तभी अचानक एक तीर उड़ता है और गोलेम की छाती में लगता है। जिन हुक अपॉर्चुनिटी को देखता है और अपने बल्ले से एक तेज वार के साथ पीछा करता है, गोलेम के कोर को तोड़ता है और उसे एक बार और हमेशा के लिए हरा देता है। वो उस सिचुएशन से जिंदा निकलने में कामयाब रहा। उस रैंडम स्ट्रेंजर के लिए धन्यवाद जिसने उसे उस तीर के शॉट से बचाया। वो अपने सेवियर को धन्यवाद देने के लिए मुड़ता है, लेकिन जब वो ड्वार्फ को देखने के बजाय जिसकी उसे उम्मीद थी, वो एक सुंदर दिखने वाली महिला को कुछ अजीब दिखने वाले कानों के साथ देखता है तो वो चौंक जाता है। उन कानों का मतलब है कि वो वास्तव में एक एल्फ है। वो अपना सिर झुकाता है और उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन जब उसका सिर नीचे होता है तो एल्फ को उसकी ओर भागते हुए नहीं देखता है। उसे देखने के लिए केवल 1 सेकंड मिलता है, इससे पहले कि वो उसे कॉलर से पकड़ लेती है और पूछताछ के लिए उसे करीब खींचती है। उसने उसे इस डंजन में पहले कभी नहीं देखा। वो क्यूरियस है कि वो कौन है और कहां से आया है। एल्फ क्लियरली जिन हुक की दुनिया से नहीं है। वो नहीं जानती कि वो कहां से है और उसका पहनावा उसे अपरिचित लगता है। वो उस पर सवालों की बौछार करती है, जबकि वो उसकी पकड़ से खुद को फ्री करने के लिए स्ट्रगल करता है। जब वो ये मेंशन करता है कि उसने आज डंजन में एंट्री किया तो वो फाइनली उसे जाने देती है। इसका मतलब है कि वो जानता है कि डंजन का एंट्रेंस कहाँ है। वो उसे जमीन पर धकेलती है और अपना बो गिरा देती है। उसे आखिरकार इस डंजन से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। जिन हुक खड़ा होता है और ये जानने की मांग करता है कि वो बेवजह एग्रेसिव क्यों हो रही है। एल्फ उसे अनदेखा करती है और इसके बजाय मांग करती है कि वो उसे एग्जिट तक ले जाए। वह उसे बस कहीं से भी ऑर्डर देने से अफेक्ट नहीं है। हालांकि वो वास्तव में सुंदर है, इसलिए वो इसे अभी के लिए जाने देगा। वो बताती है कि अगर वो उसे सक्सेसफुली डंजन से बाहर निकालता है तो वो उसे पर्याप्त मुआवजा देगी। आखिर वो एक प्लैटिनम रैंक वाली मर्सनरी है, इसलिए वो उस पर भरोसा कर सकता है। उसका नाम लूसिया है और वो एक हाफ एल्फ है जो खुद को काफी फेमस होने पर गर्व करती है। डेफिनेटली उसने उसके बारे में कहीं से सुना होगा। हालांकि जिन हुक को कोई पता नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रही है या वो कौन है। वो दोहराती है कि वो एक प्लैटिनम रैंक वाली मर्सनरी है और उसे अपना बैज दिखाती है, लेकिन उसने अभी भी इनमें से किसी भी चीज को पहले कभी नहीं देखा या सुना है। क्या वो किसी तरह के कंट्री साइड से आया था? वो नहीं जानता कि बैज क्या है या वो कौन है। वो उसे बताता है कि वो कोरिया में सियोल से है। अब उसकी बारी कंफ्यूज होने की है और उसे एहसास होता है कि मैड मैजिशियन वास्तव में अपने डायमेंशनल हॉपिंग मैजिक में सफल हो सकता है। वह उसे अपने डाउट के बारे में बताती है। सिंपल वर्ड्स में उसके डायमेंशन से एक मैजिशियन ने इस डंजन पर एक मैजिक डाला जिसने इसे उसके डायमेंशन में कूदने का कारण बना दिया। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वास्तव में यही हुआ है। हालांकि चूंकि यह एक डायमेंशनल बदलाव था, इसका मतलब है कि मैजिक को उलटना उसे अपनी दुनिया में लौटने की परमिशन देगा। जिन हुक को लगा था कि कुछ अजीब है, लेकिन ये पता चला है कि ये डंजन इस दुनिया से भी नहीं है। अगर ये जगह अपने ओरिजिनल लोकेशन पर वापस आती है तो ये उसके लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो अभी डंजन को वापस भेजने की योजना बना रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ मैजिक को उलटना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक पॉसिबल लोकेशन है जो असिस्टेंट होगा। ये इस डेस्टिनेशन पर एक छिपा हुआ कमरा है जिसे उसने बहुत पहले एक एग्जिट की तलाश करते समय पाया था। वो वहां पहुंचने में उसकी मदद मांगती है और वहां पहुंचने में उसकी मदद के लिए उसे अवॉर्ड करने का वादा करती है। शर्तें बहुत खराब नहीं लगती हैं, इसलिए वो उसे छिपे हुए कमरे तक पहुंचने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। वे वहां जाते हैं और रास्ते में कुछ ऑक्स से लड़ते हैं। जिन हुक देखता है कि वो जितनी उसने सोची थी उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। जो तीर उसने पहले दागा था वो भी कोई मजाक नहीं था। उससे यहाँ लड़ना उसके लिए एक नुकसान होगा। उसका सबसे सेफ बेट उसके साथ कोलैबोरेशन करना और सिचुएशन का असेसमेंट करना जारी रखना होगा। थोड़ा और चलने के बाद वे एक सेफ प्लेस पर आराम करने का फैसला करते हैं। जिन हुक ने इमरजेंसी के लिए अपनी जेब में कुछ चॉकलेट पैक किए थे और वो उसे खाने के लिए एक देता है। वो इसे तुरंत पसंद करती है और अधिक की मांग करती है और अपनी पूरी सप्लाई खाने के बाद वो और भी अधिक मांगती है। वो अनफॉर्चुनेटली आखिरी था और वो एक्सेप्ट करती है और ट्रैवल जारी रखने के लिए इनफ सेटिस्फाइड लगती है। आखिरकार वे एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं जिसमें डंजन का बॉस होता है। लूसिया का मानना है कि उस कमरे में मैजिशियन का मैजिक होने की पॉसिबिलिटी है। जांच करने के लिए उन्हें बॉस को नीचे ले जाने और कमरे को खाली करने की आवश्यकता होगी।
वो उसे बताती है कि उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे बस उसे खत्म करने में मदद करनी है। एक बार जब वो इसे नीचे ले आती है, वे दरवाजा खोलते हैं और मॉन्स्टर तुरंत एक गुस्से भरी दहाड़ निकालता है इससे पहले कि वो हमला करे। लूसिया एक एरो चार्ज करती है और सीधे बॉस की छाती पर निशाना साधती है। वो जिन हुक से उसे ध्यान से देखने के लिए कहती है। फिर वो अपने हमले के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए ऑरा नामक एक टेक्निक का यूज करती है। वो एरो चलाती है और ये सीधे बॉस पर लगता है, जिससे ये तुरंत अपनी पीठ पर गिर जाता है। उसके हमलों में से एक इसे नीचे लाने के लिए इनफ था, भले ही आर्मर मॉन्स्टर कितना भी बड़ा था। ये वो टेक्निक है जिसे वो उसे सिखाने जा रही है, लेकिन सबसे पहले उसे मॉन्स्टर को फिर से उठने से पहले खत्म करना होगा। गोलेम की तरह ही उसे इसे बाहर निकालने के लिए कोर को निशाना बनाना होगा। वो गिरे हुए क्रिएचर की छाती पर कूदता है और अपने बल्ले को वहीं मारता है जहां उसे लगता है कि कोर होना चाहिए। एक हिट इसे नीचे लाने के लिए इनफ नहीं लगती है, हालांकि और एक बड़ी मुट्ठी किनारे से उस पर झपटती है। वो अपने क्लर्क स्किल होली शील्ड के साथ इसे मुश्किल से रोकता है। फिर वो अपनी स्पीड का यूज खुद को वापस उसकी छाती पर धकेलने के लिए करता है। अगर एक हिट इसे नीचे लाने के लिए इनफ नहीं है तो वो बस तब तक मारता रहेगा जब तक वो हिलना बंद नहीं कर देता। आखिरकार वह कोर को खोल देता है और क्रिएचर आखिरकार हार जाता है। वो फिर से लेवल बढ़ाता है, इस पॉइंट पर लगभग 200 तक पहुंच रहा है। अब जब क्रिएचर हार गया है तो वो लूसिया के पास लौटता है और उससे उसे ऑरा का यूज करना सिखाने के लिए कहता है, लेकिन उसने पहले ही ऑरा का यूज कर लिया है। उसकी होली शील्ड स्किल ने उसकी होली क्लर्क पावर को ऑरा में बदल दिया। उसके लिए यह सिर्फ एक क्लास स्किल था, लेकिन वो नहीं जानती कि वो क्या है। इसके अलावा अगर वो इस तरह के स्किल का यूज कर सकता है तो ऐसा लगता है कि वो जितनी उसने सोची थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से ऑरा का यूज करना सीख पाएगा। चूंकि उसमें इसे अच्छी तरह से चलाने की एबिलिटी है, इसका मतलब है कि वो तुरंत ऑरा के साथ अपने हमलों को बढ़ाना शुरू करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन सबसे पहले एक शर्त है, वो उसे उसके लिए और चॉकलेट लाने के लिए वापस भेजती है। शहर में वापस सांगो अपनी सेक्रेटरी ली हेना के साथ चलता है और एक नई एनॉमली पर चर्चा करता है जो गंगनम स्टेशन के पास दिखाई दी। इसका पता कल चला था, जिसका मतलब है कि उनके पास वहां एक पावरफुल मॉन्स्टर के रिवील्ड होने से पहले तैयारी करने के लिए लगभग 5 दिन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सांगो इसे कैसे पिक्चर करता है, उसके गिल्ड के लिए अकेले इसका सामना करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि अदर सभी मेजर गिल्ड को फॉरेन कंट्री में भेज दिया गया है, जिसका मतलब है कि टाइटन गिल्ड कोरिया में लड़ने के लिए एकमात्र बचा हुआ है। हेना लोकली फ्रीलांसिंग करने वाले कैपेबल हंटर की तलाश जारी रखेगी, लेकिन उनमें से कोई भी विश्वसनीय नहीं लगता है। हालांकि सांगो ने पहले ही किसी और पर अपनी नजरें गड़ा ली है। वास्तव में संयोग से वो व्यक्ति अभी अभी सड़क के दूसरी तरफ से गुजर रहा था। वो अपनी सचिव के साथ अपनी बातचीत से खुद को बहाना बनाता है और जिन हुक का पीछा करता है। वो एल्फ द्वारा उसे लाने के लिए कहे गए स्नैक्स का एक बड़ा बॉक्स घर ले जा रहा है जब गिल्ड मास्टर की आवाज उसका ध्यान खींचती है। वो टाइटन गिल्ड में एक बार और शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन जिन हुक का अपना मन बदलने का कोई इरादा नहीं है। उस सिचुएशन में सांगो जिन हुक को एक मर्सनरी के रूप में जॉब की ऑफर करता है। इस तरह वो अभी भी गिल्ड के लिए काम कर सकता है, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं होगा। रिवॉर्ड भी इनफ है। यह अधिक दिलचस्प लगता है, लेकिन जिन हुक केवल इसके बारे में सोचने का वादा करता है। जिन हुक डंजन में लौटता है और इमेजिनरी ड्वार्फ एल्फ को स्नैक्स देता है। वो उन्हें खुशी खुशी खा जाती है और ये साफ है कि उनकी दुनिया में इस तरह का खाना नहीं मिलता। भरपेट खाने के बाद जिन हुक उससे पूछता है कि वे बॉस मॉन्स्टर को हरा चुके हैं, फिर भी वो बेसमेंट में क्यों खा रही है। वो छत पर एक मैजिक सर्कल की ओर इशारा करती है और उसे बताती है कि ये सर्कल डंजन को उसकी दुनिया से जोड़ता है। इसी वजह से वह कुछ समय के लिए वहीं रहकर इसका स्टडी करेगी। इसलिए अगर वो ऑरा के बारे में और सीखना चाहता है तो उसे उसके लिए और चॉकलेट लानी होंगी। खाना खाने के बाद वो उसे ऑरा का यूज करना सिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है। सबसे पहले उसे ये महसूस कराने के लिए कि ये कैसा लगता है, उसे अपनी ऑरा उसके शरीर में डालनी होगी। जिन हुक तुरंत अपने अंदर पावर का फ्लो महसूस करता है। लूसिया भी उसके शरीर में अपनी ऑरा डालने के बाद पावर में अचानक हुई ग्रोथ को देखती है। उसे लगता है कि जिन हुक में उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा टैलेंट है। उसके शरीर में होली पावर का फ्लो इतना इंप्रेसिव है कि वो मानती है कि वो दिन के अंत तक ओरिजिनल बातें समझ जाएगा। वो उसकी टैलेंट की सराहना करती है और उससे पूछती है कि क्या वो अपने शरीर में ऑरा के फ्लो को याद कर सकता है। उसे पूरा यकीन है कि वो कर सकता है और लूसिया उसकी बात मानकर डंजन से निकलने लगती है। उसे पहले मैजिक सर्कल की जांच करनी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे ऑरा का यूज करना पूरी तरह से सिखाना ज्यादा तेज होगा और इसका सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। वो उसे डंजन के एक अलग हिस्से में ले जाती है। डिया ने उसे मॉन्स्टर के झुंड में फेंक देती है। वो एक साथ गोब्लिन और कोबाल्ट की सेना से लड़ता है, लेकिन उनके खिलाफ खुद को संभालने में कामयाब रहता है और उनके बॉडी भी इकट्ठा करता है। वो लूसिया की ओर मुड़ता है और उससे पूछता है कि जब उसने उससे कहा था कि वो ऑरा का यूज करना सीख रहा है तो उसे अचानक मॉन्स्टर के झुंड से क्यों लड़ना पड़ रहा है। वो उसे बताती है कि इसी तरह वो ऑरा का यूज करना सीखेगा। हालांकि उसने उसके शरीर में थोड़ी सी ऑरा भर दी है ताकि उसे इसका एहसास हो सके, उसे बाकी खुद ही महसूस करना होगा। और ऐसा करने के लिए उसे बस अपनी होली पावर का यूज करके ऑरा को एक्टिव करने में महारत हासिल करनी है और असली लड़ाई के बीच से बेहतर कोई तरीका नहीं है। वो इस बात से ज्यादा परेशान है कि उसने उसे इनमें से कुछ भी नहीं बताया और बिना किसी चेतावनी के उसे सीधे लड़ाई में फेंक दिया।
जब वे लड़ रहे होते हैं तो जमीन हिलने लगती है और जमीन से एक पत्थर का गोलेम बाहर निकलता है। वो जोर से दहाड़ता है और जिन हुक को पीछे धकेल देता है, जबकि लूसिया ये बताती रहती है कि उसे अपनी एबिलिटी को खोलने के लिए एक सच्चे संकट का सामना करना होगा। उसे बस कंसंट्रेट करना है और अपनी एबिलिटी से पैदा हुई शील्ड से निकलने वाली होली पावर को महसूस करने की कोशिश करनी है। ग्रेडियंट ऑरा से बनी है, इसलिए एक बार जब उसे इसकी आदत हो जाएगी तो वो इसे जल्दी से सीख जाएगा। ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि वो सेक्रेट शील्ड को कॉन्शियसली एक्टिव नहीं करता है। वो किसी ऐसी चीज से ऑरा को कैसे महसूस कर सकता है जो अपने आप चालू हो जाती है। मॉन्स्टर जिन हुक की ओर एक ह्यूज फिस्ट लाता है और वो सेक्रेट शील्ड से इसे फिर से रोकता है, लेकिन इस बार उसे कुछ महसूस होता है। ये उसके बाएं हाथ के चारों ओर कुछ टाइप की एनर्जी जमा हो रही है, जो कि एबिलिटी को एक्टिव करने वाला हाथ था। यह जरूर होली पावर जैसा लगता है। मॉन्स्टर पीछे हटता है और फिर से हमला करता है और जिन हुक अपनी सेक्रेट शील्ड को फिर से बुलाता है, सिवाय इसके कि इस बार इसका साइज उसके याद किए गए साइज से अलग है। शील्ड को बुलाने की फीलिंग भी अलग है। ये जरूर ऑरा होनी चाहिए। गोलेम उसे ये सब पता लगाने का समय नहीं देता है और शील्ड पर अटैक करता है, जिससे जिन हुक पीछे की ओर उड़ जाता है। लूसिया अपने मंच से उसका मजाक उड़ाती है। उसने उससे अपनी एबिलिटी की आदत डालने के लिए कहा था, न कि मूर्खतापूर्ण गलतियां करने के लिए। हालांकि वो वही कर रहा था जो उसने उससे कहा था। जैसे ही वो दूसरे हमले की तैयारी करता है, उसके सामने एक स्टेटस विंडो दिखाई देती है। उसने होली पावर एप्लीकेशन नामक एक नई एबिलिटी हासिल कर ली है। यह एबिलिटी उसे होली पावर का यूज करने और यूज की गई होली पावर की मात्रा के आधार पर अपने अटैक और डिफेंस को बढ़ाने के लिए एनर्जी का यूज करने की परमिशन देती है। इसका मतलब है कि जॉब बदलने से परे भी एबिलिटी हासिल करने के तरीके हैं। लूसिया उसे खोया हुआ देखती है और खुद ही मामलों को संभालने का फैसला करती है। ऐसा लगता है कि ऑरा सीखते समय गोलेम का सामना करना उसके लिए बहुत ज्यादा था, इसलिए वह उस चीज को संभालने की ऑफर करती है। जिन हुक दूसरी ओर जल्दी से खुद को ठीक कर लेता है और उसे पीछे हटने के लिए कहता है। अब जब उसे अपनी नई पावर की समझ हो गई है तो उसे सब कुछ संभाल लेना चाहिए। वो गोलेम पर हमला करता है, फिर जमीन से छलांग लगाता है और ठीक उससे आने वाली एक और स्टोन की मुट्ठी को चकमा देता है। फिर हवा में रहते हुए वो अपनी ऑरा को बैट में फोकस करता है, फिर अपनी गति बढ़ाने के लिए सामने की ओर घूमता है और ऑरा एनहांस्ड बैट को गोलेम के सिर पर नीचे लाता है। मॉन्स्टर गिर जाता है, लेकिन वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। वह उसकी छाती पर उतरता है और एक बार फिर कंसंट्रेट करता है और भी ज्यादा ऑरा को अपने बैट में बदलने की कोशिश करता है, इससे पहले कि वो उसे गोलेम की छाती पर नीचे लाए, और उसी समय सेक्रेड ऑरा नामक एक नई एबिलिटी को अनलॉक करता है। अपने ऑगमेंटेड वेपन के साथ वो गोलेम को अपने बैट से मारता है और सक्सेसफुली कोर को तोड़ देता है। अपनी सेक्रेड ऑरा को अनलॉक करके उसने प्रिसिशन स्ट्राइक और अनयील्डिंग जैसी नई एबिलिटी भी हासिल कर ली। लूसिया के ट्रेनिंग की बदौलत वो 2 पैसिव एबिलिटी और एक एक्टिव एबिलिटी को अनलॉक करने में सक्षम था। हालांकि वो इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित है कि उसने लड़ाई में इतनी जल्दी ऑरा का यूज करना कैसे सीख लिया। उसे उम्मीद थी कि वो उसे बस ओरिजिनल बातें सिखाएगी और दिन का अंत कर देगी, लेकिन इसके साथ उसे अंत तक चीजों को देखना होगा। वो अपने एक एरो को लेती है और एक दीवार को गिराती है, जिससे एक और बड़े मॉन्स्टर के झुंड के लिए रास्ता खुल जाता है। जिन हुक अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो अपने बैट को तैयार करता है और एक और लड़ाई के लिए तैयार होता है। डंजन में राक्षसों के साथ लड़ाई ने उसे बहुत थका दिया था और जब तक वो मॉन्स्टर के डेड बॉडीज को बेचने जाता है तब तक वो थक चुका होता है। वो इतना थका हुआ है कि जब वे मिलते हैं तो ब्लैक मार्केट का ऑनर जुनचुल ये देखता है। वो ऐसा लगता है जैसे वो अभी अभी एक वॉर से गुजरा हो। जून ने ज्यादा सवाल ना पूछने का फैसला किया और मॉन्स्टर के डेड बॉडीज को एक्सेप्ट करके काम पर लग गया। वह पिछली बार बेची गई शराब का भी जिक्र करता है। उसने उन्हें ट्रेडिशनल आर्टिसन सोजू के रूप में बेचा था और जब से ये मार्केट में आया है ऑर्डर की बाढ़ आ गई है। इतनी कम समय में इस ड्रिंक के पॉपुलर होने के साथ वो शराब बेचने पर कंसंट्रेट कर सकता है और फिर कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जीवन भर के लिए इनफ मनी और पहले से ही एक छोटा बिजनेस स्टैब्लिश होने के साथ जिन हुक आराम करने के लिए घर जाता है। लूसिया के साथ उसकी ट्रेनिंग ने उसे बहुत थका दिया है और बिस्तर पर लेटने के कुछ ही सेकंड बाद वो तुरंत बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद वह डिजास्टर अलर्ट की आवाज से जाग जाता है। एक जोरदार ऑटोमेटेड वॉइस सड़क पर सभी से बाहर निकलने और सेफ प्लेस पर जाने का आग्रह करती है। आज पहले से ही मॉन्स्टर अटैक का दिन है। ऐसा लगता है कि ये इस महीने जल्दी आ गया है। मॉन्स्टर इन्वेशन आमतौर पर बेतरतीब ढंग से होते हैं, लेकिन एक फिक्स्ड अटैक है जो 1 महीने की स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद होता है। यह अटैक काफी आम है और आमतौर पर जिन हुक कुछ खुले पैसों के लिए कुछ लोअर लेवल के मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए इस अवसर का यूज करता था। हालांकि इस बार वो परवाह करने के लिए बहुत थका हुआ है। बड़े गिल्ड वैसे भी उनका ख्याल रखेंगे, इसलिए उसे एक उंगली भी नहीं हिलानी चाहिए। कम से कम यही योजना थी जब तक कि उसके फोन पर एक सूचना नहीं आई जिसमें उसे इन्फॉर्म किया गया कि अटैक की अर्जेंसी के कारण मॉन्स्टर के लिए रिवॉर्ड 3 गुना हो जाएंगे। 3 गुना रिवॉर्ड के साथ जिन हुक अब अटैक को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो ये देखने के लिए सड़क पर निकलता है कि क्या वो कुछ को मार सकता है और कैश कमा सकता है। इस बीच सिक्योरिटी ऑफिसर लोगों को गाइड करते हैं और शहर से भाग रहे मॉन्स्टर के झुंड से टाइटन गिल्ड की लड़ाई के दौरान सड़कों को साफ करने की कोशिश करते हैं। मॉन्स्टर के नंबर्स के कारण सेफ्टी लाइन पहले ही टूट रही है और सैंगहो लड़ाई जारी रखने के लिए अपनी स्टैमिना से बाहर निकल रहा है। चाहे वो कितने भी मॉन्स्टर को मारे और भी ज्यादा आते रहते हैं।
गिल्ड के मेंबर पहले ही अपनी लिमिट पर हैं और हालांकि ऐसा लगता है कि उनका पलड़ा भारी है, लेकिन चीजें बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लग रही हैं। गिल्ड सेक्रेटरी सिक्योरिटी के पीछे से लड़ाई को चिंतित होकर देखती है। हालांकि ऐसा लगता है कि गिल्ड मास्टर की बदौलत सब कुछ ठीक चल रहा है। वो बता सकती है कि वे कमजोर पड़ रहे हैं। अगर उनके पास ज्वार को मोड़ने के लिए एक और पावरफुल हंटर होता। उसका मन उस आदमी की ओर भटकता है जिसे गिल्ड मास्टर ने कुछ समय पहले होनहार पाया था। वो अपना फोन लेती है और जिन हुक को बुलाती है। वो कुछ गोब्लिन से लड़ रहा होता है। जब वो उठाता है, वो उसे टाइटन गिल्ड के साथ लड़ने का मौका देती है और बदले में उसे भारी मुआवजा मिलेगा। वो जनरल कंपनसेशन का 5 गुना मांगता है और वो सुझाव देती है कि वे और अधिक चर्चा करने के लिए एक प्रीडेटर माइंड जगह पर मिले। जब वे मिलते हैं तो वो उसे 4 गुना मुआवजा देती है और वो अनिच्छा से सहमत हो जाता है। इसके साथ वो उसे एक इक्विपमेंट देती है जो उसके द्वारा मारे गए मॉन्स्टर के नंबर का ट्रैक रखेगा, ताकि वे ये ट्रैक रख सकें कि उसने गिल्ड के लिए कितना योगदान दिया। अगर वो लड़ाई में एवरेज से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है तो उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो मांग रहा है। अब जब उसे अपनी एबिलिटी को दिखाने और उसके लिए उचित पेमेंट पाने का मौका मिला है तो वो हेल्प प्रोवाइड करने के लिए लड़ाई की ओर निकल पड़ता है। हीना अनिच्छा से उसे जाते हुए देखती है और सोचती है कि क्या वो उन उम्मीदों पर खरा उतरेगा जो सैन होको उससे हैं। वो एक बार सिर्फ किस्मत से एनोएन को हराने में कामयाब रहा था, लेकिन उसकी एबिलिटी अभी भी अनसर्टेन है। वो बैटलफील्ड में आता है और तुरंत एक भयंकर ओगरे का पीछा करता है जो पूरी भीड़ को चौंका देता है। वो एक ही झटके में उसे मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे बाकी सभी को लगता है कि उसे कम से कम एक ए रैंक हंटर होना चाहिए। ए रैंक करीब है, लेकिन जिन हुक का मानना है कि अपनी करंट एबिलिटी के साथ उसे ए रैंक से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। वो एक पल के लिए एक ऑरा पोशन पीने और रिचार्ज करने के लिए रुकता है। लूसिया के इंटेंसिव ट्रेनिंग की बदौलत वो लेवल 200 तक पहुंचने में कामयाब रहा है। आमतौर पर वो एक ओगरे का सामना नहीं कर पाता, लेकिन जब तक उसकी ऑरा खत्म नहीं होती उसे एक एस रैंक हंटर के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम होना चाहिए। और अभी उसके पास 1500 से ज्यादा ऑरा पोशन है, जिसका मतलब है कि उसके चारों ओर के सभी मॉन्स्टर अभी सिर्फ पैसे कमाने वाले थे। कहीं और इंडोएन अपनी गिल्ड मेंबर के साथ मॉन्स्टर को मार रहा है। वो देखता है कि मॉन्स्टर के नंबर ड्रामेटिकली कम हो रही है और वो एक ग्रुप को देखने के लिए मुड़ता है जो किसी को आसानी से मॉन्स्टर को मारते हुए देख रहा है। वो खुद उन पर जांच करता है और एक ही व्यक्ति को देखता है जिससे वो अभी सबसे ज्यादा नफरत करता है। वो हैरान हंटर को ऑर्डर देता है और उन्हें सपने देखना बंद करने और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए वापस जाने के लिए कहता है। ये आदमी यहाँ क्यों था और इसे किसने इनवाइट किया था? जिन हुक को देखकर ही उसे उनकी पिछली मुलाकात याद आ जाती है और कैसे उसका शर्मनाक पल पूरे न्यूज़ पर प्रसारित हुआ था।